इससे पहले दो बार किरचॉफ लॉ हम बता चुके हैं आपको। वो कहाँ बताए थे? वो कैपेसिटर में बताए थे। कैपेसिटर में एक बार हमने चर्चा किया था किरचॉफ लॉ क्या है। आज हम लोग किरचॉफ लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी पढ़ाएंगे। किरचॉफ लॉ ऑफ करंट इलेक्ट्रिसिटी। तो किरचॉफ के दो रूल हैं स्पेशली, एक है आपका जंक्शन रूल, दूसरा है आपका लूप रूल। ठीक है। और किरचॉफ रूल की जरूरत क्यों पड़ी हमको? तो किरचॉफ रूल की जरूरत इसलिए पड़ी कि काफी सारी जो है कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स होती हैं, इलेक्ट्रिकल सर्किट्स होती हैं, उसके डिफरेंट ब्रांचेस में कितनी करंट है, कितना पोटेंशियल ड्रॉप हो रहा है, कितना इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस आ रहा है, हर जगह इजिली सीरीज पैरेलल दिख जाता है ऐसा नहीं होता है ना, कि ये सीरीज में है, ये पैरेलल में है, इजिली सब दिखाई पड़ जाएगा। कहीं कहीं बहुत कॉम्प्लिकेशन होता है, तो वहां पर इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालने के लिए हमको किरचॉफ लॉ की जरूरत पड़ती है। तो किरचॉफ लॉ का यूज क्या है? इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस निकालना फॉर कॉम्प्लिकेटेड सर्किट्स, करंट इन डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सर्किट्स एंड पोटेंशियल डिफरेंस ड्यू टू डिफरेंट ब्रांचेस ऑफ सर्किट्स। ये हम कैलकुलेट करने का काम किरचॉफ लॉ से करते हैं। तो इट इज used to calculate equivalent resistance, equivalent resistance, current through different branches of circuit and potential drop in circuit between different points। सर्किट के डिफरेंट पॉइंट्स के बीच में जो पोटेंशियल डिफरेंस है, ये भी हम लोग किरचॉफ लॉ का यूज करके कैलकुलेट कर लेते हैं। तो जैसे कि मैंने बताया था, किरचॉफ के दो नियम है, पहला है आपका जंक्शन रूल, है ना, और दूसरा है आपका लूप रूल। तो पहले हम लोग जंक्शन रूल जाने। जंक्शन रूल, तो जंक्शन रूल क्या है? तो बहुत सिंपल है, साधारण सा है कि द अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट एनी जंक्शन ऑफ सर्किट इज मस्ट बी जीरो। वो हमेशा जीरो होगा। जितना करंट आ रही होगी उतनी करंट जा रही होगी। नेट अलजेब्रिक सम ऑफ करंट जो हो रही होगी वो जीरो हो रही होगी। तो आइए लिख लीजिए, द अलजेब्रिक सम ऑफ all current, algebraic sum of all currents meeting at a junction, is zero। मीटिंग एट अ जंक्शन इज ऑलवेज जीरो, इज जीरो। तो क्या मतलब हो गया कि अगर यहां पर ये देखिए कोई सर्किट का पॉइंट दिखाया जा रहा है, यहां करंट I1 आ रही है, यहां करंट I2 आ रहा है, ये I3 जा रहा है, ये I4 जा रहा है और ये I5 आ रहा है। तो इस पॉइंट O पर तीन करंट आ रही है, दो करंट जा रही है। तो यहां साइन कन्वेंशन क्या है कि आने वाले करंट को हम पॉजिटिव लेते हैं, जाने वाले को हम लोग नेगेटिव लेते हैं। ठीक है ना। और हमने बताया क्या कि सिग्मा आई जो होता है वैसा जीरो होता है। अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट इज इक्वल टू जीरो। यही तो हमने वन जंक्शन रूल में सीखा है। तो आइए जरा साइन कन्वेंशन ले लें। तो क्या आ जाएगा यहाँ पर, I1 प्लस I2 ये दोनों पॉजिटिव हो गए, आने वाले थे। I3 I4 नेगेटिव हो गया, माइनस I3 माइनस I4 और प्लस I5। प्लस क्यों लिए इसको? क्योंकि ये आ रही करंट है, जंक्शन पर आ रही है। ठीक है। इज इक्वल टू क्या आ गया? जीरो आ गया।
तो इस तरीके से क्या आ गया कुल मिला के आपको, I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I2 प्लस I3। तो यहां से क्या आ गया आपका, यहां से क्या दिख गया आपको, यहां से आपको क्या दिख गया, यहां से आपको दिख गया कि इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट। इनकमिंग करंट इज इक्वल टू आउटगोइंग करंट, जितना आ रहा है उतना जा रहा है। पुराना नियम दुनिया का जो आया है वो तो रहने थोड़ा आया है यहाँ पर ना। तो ये आपका जो रूल है कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को रिप्रेजेंट करता है। किसको रिप्रेजेंट करता है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज को। बात समझ में आ गया। अच्छा तो बहुत बड़ी चीज नहीं है, लेकिन प्रूफ के रूप में हम लोग देख लेते हैं इसको, थोड़ा सा इसका प्रूफ जैसा देख लेते हैं हम लोग, ठीक है ना। प्रूफ क्या देखेंगे हम लोग, प्रूफ हम मान लेंगे कि Q1 Q2 और Q5 चार जंक्शन पे आ रहे हैं और Q3 और Q4 चार जंक्शन से जा रहे हैं एट ए पर्टिकुलर इंस्टेंट ऑफ टाइम t, ठीक है। कंसीडर Q1 Q2 and Q5 are electrical charges reach at junction whereas Q3 and Q4 are leaves in time interval t, then by law of conservation of charge, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज क्या है कि चार्ज नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, इट मींस ऑल चार्ज रीच एट द जंक्शन इज इक्वल टू ऑल चार्ज लीव द जंक्शन, ओके, इन द पर्टिकुलर गिवन इंस्टेंट ऑफ टाइम। तो क्या हो गया यहां पर, इनकमिंग चार्जेस Q1 प्लस Q2 प्लस Q5 इज इक्वल टू Q3 प्लस Q4 divided both sides by t, we get, इसको t से डिवाइड कर दिया जाए तो क्या आ गया भाई, Q1 by t that is Q2 by t that is Q5 by t is equal to Q3 by t plus Q4 by t, ओके। जितने टाइम में काम हो रहा है उस टी से डिवाइड कर दिया और जान रहा है चार्ज अपॉन टाइम क्या जाता है Q by t, करंट हो जाती है आपकी ना। तो क्या आ जाएगा ये I1 प्लस I2 प्लस I5 इज इक्वल टू I3 प्लस I4। इसका मतलब क्या आ गया, ये I1 प्लस I2 माइनस I3 माइनस I4 प्लस I5 इज इक्वल टू 0। इसका मतलब सिग्मा आई इज इक्वल टू 0। दिस इज किरचॉफ्स फर्स्ट लॉ, ऑल इनकमिंग करंट इज इक्वल टू ऑल आउटगोइंग करंट। इट मींस अलजेब्रिक सम ऑफ ऑल करंट एट अ पर्टिकुलर जंक्शन ना या ईच जंक्शन ऑफ अ सर्किट इज ऑलवेज 0, ठीक है। साइन कन्वेंशन क्या है, साइन कन्वेंशन यही है कि इनकमिंग करंट को हम पॉजिटिव और आउटगोइंग करंट को हम लोग निगेटिव लेंगे जब भी जंक्शन रूल यूज कर रहे होंगे। और यदि पूछा जाता है कि व्हाट इज द फंडामेंटल लॉ बिहाइंड द किरचॉफ फर्स्ट लॉ, तो फंडामेंटल लॉ फिजिक्स में 4 ही हैं। फिजिक्स में फंडामेंटल लॉ 4 हैं, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी, कंजर्वेशन ऑफ लीनियर मोमेंटम और कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम। पूरी दुनिया में 4 नियम पे चलती है, पूरे यूनिवर्स में 4 नियम लागू होते हैं। तो ये जो लॉ है किरचॉफ फर्स्ट लॉ या किरचॉफ का जो जंक्शन रूल है जिसको हम किरचॉफ फर्स्ट लॉ भी बोलते हैं, ये कंजर्वेशन ऑफ चार्ज पर ही बेस्ड है।
क्लियर हो गया? कोई ऐसी बात जो आपको नहीं समझ में आई हो, कम समझ में आई हो? चलिए अब हम लोग दूसरी बात पे आते हैं, और ये थोड़ा सा, दूसरी बात थोड़ा सा कॉम्प्लिकेटेड लगेगी आपको, ठीक है ना? ऐसा नहीं है कि बताया नहीं है, बताया गया है, समझाया गया है, लेकिन थोड़ा सा दूसरे लॉ के लिए हम लोग अपने आप को प्रिपेयर करेंगे। जो किरचॉफ सेकंड लॉ की हम बात करना शुरू कर रहे हैं, तो आइए हम लोग सेकंड, किरचॉफ सेकंड लॉ, या दैट इज लूप रूल, इसके स्टेटमेंट को जाने समझें, ठीक है ना? लूप रूल, या इसको मैश रूल, MESH, मैश रूल भी बोलते हैं, है ना? मैश माने भी जाल हो गया, लूप हो गया, तो ये क्या कहता है लूप रूल, इसको जाना जाए, ठीक है ना? तो लूप रूल ये कहता है द algebraic sum of all EMF in a loop is equal to algebraic sum of product of current and its corresponding resistance। किसी भी लूप में, किसी भी क्लोज सर्किट में, लूप माने क्लोज सर्किट, किसी भी क्लोज सर्किट में algebraic sum of EMF is always equal to the algebraic sum of current and its corresponding resistance, ठीक है? नेट वोल्टेज, नेट पोटेंशियल ड्रॉप जीरो हो जाएगा, नेट पोटेंशियल जीरो हो जाएगा, कुछ लोग देने वाले होंगे, कुछ लोग लेने वाले होंगे, हिसाब किताब बराबर। तो सेल सर्किट में कितने भी वोल्टेज लगे हो, कितने भी सेल लगे हों, तो जितना ईएमएफ आ रहा होगा उतना ही तो ईएमएफ खर्च हो रहा होगा। क्यों? व्हाट इज बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द लूप रूल? बेसिक प्रिंसिपल बिहाइंड द लूप रूल इज कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। जितनी एनर्जी सेल देगा उतनी ही एनर्जी जो भी सर्किट में, उस लूप में इलेक्ट्रिकल इंस्ट्रूमेंट लगे हैं, रेजिस्टेंस, कैपेसिटर एंड सो ऑन, उसमें कहीं ना कहीं एनर्जी ड्रॉप हो रही होगी। तो आइए स्टेटमेंट लेते हैं। इन एनी क्लोज लूप, इन एनी क्लोज सर्किट और लूप, द algebraic sum of EMFs is equal to algebraic sum of product of current and its corresponding resistances, ठीक है? सिग्मा E इज इक्वल टू सिग्मा IR, ठीक है? अब सबसे मजेदार बात यह है साइन कन्वेंशन, कब ईएमएफ को हम पॉजिटिव लेंगे, कब ईएमएफ को हम लोग नेगेटिव लेंगे, कब आईआर को हम लोग पॉजिटिव लेंगे, कब आईआर को हम लोग नेगेटिव लेंगे, ये दिमाग में खूब बढ़िया बैठना चाहिए आपका, ठीक है? कभी कभार इसी बात को हम लोग ऐसे भी कह देते हैं, सिग्मा ई माइनस IR इज इक्वल टू 0, या दैट्स V इज इक्वल टू 0। नेट वोल्टेज जो होगा वो 0 हो जाएगा, जितना वोल्टेज आ रहा होगा उतना वोल्टेज ड्रॉप हो जा रहा होगा ना। मेनली आपका ये है, इसी से हम लोग को काम करना है। तो आइए एक सर्किट बनाते हैं और उसमें साइन कन्वेंशन समझते हैं, और फिर उस सर्किट के ऊपर उसको हम लोग यूज करते हैं, ठीक है? तो देखो यहां पर ये एक सेल ये लगा दिया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया, एक सेल ये हो गया, एक रेजिस्टेंस ये हो गया। इसकी नेमिंग कर देते हैं हम लोग, ABCDEF, ये का आपको सर्किट दिखाई पड़ रही है, और यहां पर ये सेल है, इसका EMF E1, इसका EMF E2, इसका EMF E3, यहां पर रेजिस्टेंस
R1, ये वाला हम ले लेंगे R2 और ये वाला ले लेंगे हम R3। ठीक है, काम बढ़ाना शुरू करें बात को। और अब मान लो कि E1 से करंट निकल रही है और E2 से करंट निकल रही है। E1 और E2 इधर से आ गई, टोटल इधर कितना चली जाएगी? E1 प्लस E2, कहीं कहीं E3 दिखा देते हैं तो इक्वेशन और बन जाता है, E3 इज इक्वल टू E1 प्लस E2। यहां पर डायरेक्ट कर लीजिए आप, क्या ले लेंगे इसको हम? E1 प्लस E2, तो दो ही अननोन रहेगा, E1 और E2। E3 लेने से बच जाएंगे हम लोग, अदरवाइज तीन इक्वेशन बनाने पड़ेंगे। बहरहाल यहां से I1 प्लस I2 आ जा रहा है, और यहां करंट चली जाएगी फिर से I1 और इधर चली जाएगी I2, और ये अपना कंप्लीट हो जाएगा इस तरीके से। क्यों, बात समझ में आ गया? अब आइए साइन कन्वेंशन समझाना शुरू करता हूं आपको। साइन कन्वेंशन तो इंपॉर्टेंट है, साइन कन्वेंशन। साइन कन्वेंशन, अगर हम लोग इधर मोशन कर रहे हैं, क्या कर रहे हैं? मोशन, जिधर हमारा हाथ मूव करेगा, मोशन माने कौन मूव करेगा? हम मूव करेंगे, हम देखना शुरू करेंगे, हमारी आंखें मूव कर रही होंगी, हमारी निगाहें मूव करेंगी, हमारा हाथ मूव कर रहा होगा। तो अगर पहले प्लस, सेल का पहले प्लस और बाद में माइनस पड़ता है, ठीक है, पहले बड़ा वाला टर्मिनल और बाद में छोटा वाला टर्मिनल पड़ता है, तो ई को हम लोग तुरंत क्या ले लेंगे? ई को हम लोग ले लेंगे निगेटिव। अगर पहले ई पड़ा, प्लस पड़ा, बाद में माइनस पड़ा, ई को निगेटिव ले लेंगे। और पहले अगर माइनस पड़ गया, बाद में प्लस पड़ गया, तब इसको हम लोग क्या ले लेंगे? पॉजिटिव। याद रहेगा नहीं याद रहेगा? ध्यान सुनिए, अभी सब लिखा हुआ है, अभी मौका मिलेगा लिखने की, आपको ध्यान दीजिए। इसके बाद अगर यही रेजिस्टेंस हमको दिखाई पड़ता है, और अगर हम करंट की डायरेक्शन में हैं, हमारा मोशन करंट डायरेक्शन में है, जिधर हम मूव कर रहे हैं, हमारा हाथ मूव कर रहा है सर्किट में, वो करंट डायरेक्शन में है, तो आई आर को आप लोग पॉजिटिव ले लीजिएगा। आई आर क्या ले लेंगे? आई आर को आप लोग पॉजिटिव ले लीजिएगा। और अगर आपका करंट मोशन के अपोजिट, हम इधर जा रहे हैं, करंट उसके अपोजिट आ रही है, तब आई आर को क्या ले लेंगे आप? निगेटिव। ठीक, तो दो जगह साइन लेनी है आपको, एक जगह ईएमएफ में और दूसरी जगह आईआर में, करेक्ट? तो ई कब पॉजिटिव लेंगे? जब पहले माइनस बाद में प्लस पड़ेगा, तब ई को पॉजिटिव ले लीजिएगा। और अगर पहले बड़ा वाला बाद में छोटा, पहले प्लस बाद माइनस पड़ रहा है, तो उसको निगेटिव ले लेंगे ई को। चलते समय आपके मोशन में आप हाथ घुमाएंगे, आप लूप में चलेंगे, ऐसे ही आई आर, अगर करंट डायरेक्शन में आप चल रहे हैं, तो जब भी आई आर आपको मिलेगा, जब भी रेजिस्टेंस दिख जाएगा, तो आई आर वहां लेंगे और उसको पॉजिटिव लेंगे करंट डायरेक्शन में। और अगर आई आर आपके अपोजिट मिल रहा है आपके मोशन के, तो उसको निगेटिव लेंगे। यही इतना कुल मिला के समझने की चीज है, इसी की बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ती है सवाल में, तो हम लोग प्रैक्टिस करेंगे। आइए पहले जो दिया हुआ हम लोग का ये इक्वेशन था, इस इक्वेशन पे हम लोग इस बात को लागू करना शुरू करते हैं। तो कौन सा लूप ले रहे हैं पहले हम? इन लूप ए बी ई एफ, ए बी ई एफ ए, ए बी ई एफ ए दिख रहा है? दिखा बच्चों? ए बी ई एफ ए। इस लूप में अगर आप घूम रहे हैं तो कितने सेल मिल रहे हैं इसमें? इस वाले में ए बी ई एफ ए में कितने मिल रहे हैं? केवल दो दिखाई पड़ रही है, E1 वाली और E2 वाली। अब जब इधर से मूव कर रहे हैं, पहले ए से बी तक आए, कोई सेल नहीं मिली, बी से ई जाएंगे, पहले देखो E2 मिल रहा है, और पहले प्लस पड़ रहा है, बाद में माइनस, पहले प्लस बाद में माइनस, इसको क्या लेंगे हम लोग? निगेटिव। इसको लिख लेंगे हम माइनस E2। और अब आगे बढ़ रहे हैं हम, और यहां पर आएंगे, ये पहले माइनस पड़ रहा है, बाद में प्लस पड़ रहा है, इसको क्या ले लेंगे? पहले माइनस बाद में प्लस, तो इसको पॉजिटिव। तो अब दो ईएमएफ था, दोनों की बात हम लोग लिख लिए, इस साइड ही लिख लेते हैं। अब बचा आई आर। आई आर में अब देखो हम लोग जब ए बी आर कोई नहीं रेजिस्टेंस मिला, यहां बी से ई आ रहा है, रेजिस्टेंस मिल रहा है, और हम बी से ई जा रहे हैं और करंट इधर आ रही है अपोजिट, ई टू बी आ रही है, हम बी टू ई जा रहे हैं, करंट ई टू बी आ रही है, अपोजिट आ रही है। इसका मतलब आई टू आर टू को हम लोग माइनस में लेंगे, माइनस
I2 R2, और जब ऊपर पहुंचे हम तो यहां तो फिर एक रेजिस्टेंस मिला, और जिधर हम चल रहे हैं F A की तरफ, F से A की तरफ उधर करंट भी जा रही है, इसका मतलब I1 R1 को हम पॉजिटिव ले लेंगे, प्लस I1 R1 ये पॉजिटिव ले लिया गया। बोलो समझ में आ गया, नहीं समझ में आ गया? क्लियर? एक और लूप में देखते हैं इस तरीके से, एक और लूप ले लेते हैं। इन लूप BCDEB, BCDEB जो लिखिएगा उस तरफ घूमिएगा, तो BCDEB, ई नहीं कि लिख रहा है BCDBE और घूम रहा है इधर उल्टा, BEDCB मत घूमिएगा, फिर जो लिख दीजिएगा उसमें घूमिएगा। चलिए इधर घूमना शुरू करते हैं। इस वाले लूप में जिधर आप जो लिख दिए उसमें कितने सेल हैं? 2 हैं। कौन कौन सी? E2 E3। तो देखिए E2 को हम यहां देखिए इधर जा रहा है, प्लस, पहले माइनस पड़ रहा है फिर प्लस पड़ रहा है, और यहां पहले बड़ा पड़ रहा था तब छोटा पड़ रहा था, तो इसका मतलब E2 पॉजिटिव ली जाएगी, E3 को नेगेटिव ली जाएगी। इसमें क्या आ जाएगा? E2 माइनस, E2 प्लस में आ गया, E3 माइनस में आ गया, और IR कितने मिल रहे हैं? यहां पर चल रहा है, करंट डिडक्शन चल रहा है हम, तो ये पॉजिटिव हो जाएगा। करंट कितनी है आपकी? I1 प्लस I2, रेजिस्टेंस कितना है? R3 है, ये प्लस ले लिए। अगला फिर इधर हम करंट डायरेक्शन में मूव हो रहा है मेरा हाथ, तो इसका मतलब इसको पॉजिटिव ले लेंगे। कितना? I2 R2, ये 2 क्वेश्चन बन गए। ठीक है, ऐसे ही सवाल में जो भी आपको क्वेश्चन दिए रहेंगे उसमें अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे, और जब अलग अलग क्वेश्चन बनाएंगे तो अलग अलग जो अननोन क्वांटिटीज होंगी, I1 I2, पोटेंशियल डिफरेंस, जो भी कैलकुलेट करना होगा हम इन इक्वेशन की मदद से कैलकुलेट कर लेंगे। बोलो भाई, बात समझ में नहीं आ गई है ना? विद द हेल्प ऑफ these equations we can calculate currents, potential drop and equivalent resistance of सर्किट। किसी रेजिस्टेंस, इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या है, करंट क्या है, पोटेंशियल ड्रॉप क्या है, सब कैलकुलेट कर लेते हैं। और मैंने कहा था कोई नया नियम नहीं होता फिजिक्स में। फिजिक्स में 4 ही नियम है, कंजर्वेशन ऑफ चार्ज, एनर्जी, लीनियर मोमेंटम और एंगुलर मोमेंटम। तो यहां पर एनर्जी दे कौन रहा है? सेल दे रहा है। एनर्जी लॉस कौन कर रहा है? रेजिस्टेंस ड्रॉप करता है। रेजिस्टेंस का काम है एनर्जी ड्रॉप करना, ठीक है ना? तो यहां पर दिस law based on conservation of एनर्जी प्रिंसिपल। इस प्रिंसिपल बेस्ड है ये, कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी। पहला किस पर बेस्ड था? कंजर्वेशन ऑफ चार्ज। बात समझ में आ गया? अब इस जो बेस साइन कन्वेंशन है, इनको कैसे यूज करना है, कैसे समझना है, क्या देखना है, इस पर हम लोग डिफरेंट सवाल लगाएंगे तो देख पाएंगे। बात क्लियर? चलिए हम लोग डिफरेंट क्वेश्चंस पर अब आते हैं धीरे धीरे हम लोग, ठीक है।